अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपने अपना फाइनल एमडी की के फाइनल नम्स का जो फुल लेंथ पेपर है वो सॉल्व किस तरह करना है। ये वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपने 3 महीनों की रिवीजन 3 महीनों की तैयारी की हुई है उसको आपने एमडी कैट के 3.5 घंटों में आपने पेपर में रिप्रोड्यूस करना होता है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज है वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने जो प्रैक्टिस की होती है ना, आपने की होती है चैप्टर वाइज टेस्ट की प्रैक्टिस, और आपको इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। आपने बार बार चैप्टर वाइज टेस्ट की प्रैक्टिस की होती है और आपके वहां पे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं। लेकिन आपका जो एमडीकेट होता है, आपका जो नम्स होता है, वो कोई चैप्टर वाइज 50 नंबर का टेस्ट नहीं है, वो एक 200 नंबर का एफएलपी है। मतलब कि आपको एफएलपी के लिए प्रैक्टिस चाहिए और आप पहले चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। अब जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट से एफएलपी पे शिफ्ट होंगे तो बहुत मेन स्ट्रेटेजिक डिफरेंस आएगा जो आपने नोट करना है। जब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, ऐसा नहीं हुआ था कि आपके पहले चैप्टर वाइज टेस्ट में ही बहुत अच्छे मार्क्स थे। नहीं, पहले कम मार्क्स थे, फिर आप आहिस्ता 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 प्रैक्टिस करते गए, आपके मार्क्स चैप्टर वाइज टेस्ट में इंक्रीज होते गए। एफएलपी में भी सेम यही सीन है। जब आप पहला एफएलपी सॉल्व करोगे आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता उसी प्रोसेस से गुजरोगे जिस प्रोसेस से आप चैप्टर वाइज टेस्ट में गुजरे थे। बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे एफएलपी की, फिर एक पॉइंट आएगा कि आपके एफएलपी में भी अच्छे मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपने एफएलपी सॉल्व कैसे करें। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एमडी कैट से पहले या नम से पहले जो एक दिन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें आपका एक हार्मोन है कोर्टिसोल हार्मोन, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। अगर आप पेपर से एक दिन पहले स्ट्रेस ले रहे हो, इसका मतलब है कि आपके एक दिन पहले से बॉडी में कोर्टिसोल के लेवल ज्यादा है। कोर्टिसोल आपका एक स्ट्रेस हार्मोन है। अगर आपने इसके लेवल पेपर से एक दिन पहले अपनी बॉडी में ज्यादा कर लिए हैं स्ट्रेस लेके, इसके लेवल अगले दिन भी जब आप पेपर लिख रहे होगे तब भी पहले से ही ज्यादा होंगे। आपको पेपर में स्ट्रेस होगा, जो आसान आसान बातें हैं आप वो भी अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपके एमडीकैट की तैयारी या आपके नम्स की तैयारी डिपेंड करती है कि आपने उससे पिछला दिन किस तरह गुजारा हुआ है। क्या आपने अपनी बॉडी में कोर्टिसोल के लेवल हाई किए हुए हैं या आपने नॉर्मल रखे? अगर आप नॉर्मल रख के पिछला दिन अच्छे से गुजार लेते हो, आपके उस दिन जिस दिन आपका टेस्ट है उस दिन आपकी बॉडी में कोर्टिसोल के लेवल हाई नहीं होंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा और जो चीज आपको आती होगी आप एटलीस्ट वो गलत नहीं करोगे। अब आते हैं कि आपने पेपर कैसे सॉल्व करना है। आपने इसको हमेशा कम से कम 3 राउंड्स में सॉल्व करना है अपना एफएलपी। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि आप स्टार्ट से शुरू हुए और एंड तक बस किए गए, ऐसा नहीं। आपने हमेशा उसको 3 राउंड में सॉल्व करना है। पहले आपने इजी सॉल्व करना है, फिर मीडियम, फिर हार्ड। अब ये किस तरह सॉल्व करते हैं ये भी नहीं बच्चों को पता होता। आपने क्या करना है, आपने पहले पेपर में से ना 100 या 120 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, जो कि एफएससी लेवल के होते हैं, जो कि बुक लेंस होते हैं, जो कि हर किसी को एफएससी लेवल के बच्चे को भी आते होते हैं। आपने 200 में से सबसे पहले वो 100 या 120 एमसीक्यूज ढूंढ ढूंढ के लगा लेने हैं 1 घंटे में। आपके 1 घंटे में 120 नंबर आ गए जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन थे। ठीक है, आपने ढूंढ ढूंढ के 120 एमसीक्यूज ठीक कर लिए। बाकी रह गए आपके पास 80 एमसीक्यूज और आपके पास अभी 2.5 घंटे पड़े हुए हैं। 80 एमसीक्यूज और 2.5 घंटे, आप आराम सुकून से बाकी 80 एमसीक्यूज कर लोगे। पहले मीडियम कैटेगरी करोगे, उसके बाद हार्ड के करोगे। ठीक है, दूसरी बात, आपने जो बबल्स है ना वो भी साथ साथ ही फिल करनी है। जब आपने पहले 120 एमसीक्यूज कर लिए हैं तो उनकी 120 की बबल्स भी उसी वक्त ही फिल कर दी हैं। आपके 1 घंटे में 120 नंबर आ चुके हुए हैं, उनकी बबल्स भी फिल कर ली हुई हैं। वरना अगर आप इस तरह करोगे कि आप अगर बबल्स को एंड पे रखोगे, पहले मैं पेपर सारा सॉल्व कर लूं उसी पेपर पे, बाद में मैं उसको लेके जाऊं बबल शीट पे, उससे आप क्या करोगे, उससे आप अपने 200 नंबर रिस्क पे ले जाओगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है अल्लाह ना करे ऐसा हो सकता है इस तरह से कि आपका पेपर जो टाइम पे पूरा ना हो। उसकी वजह से क्या होगा कि क्योंकि आपने पहले उसको बबल शीट साथ साथ फिल नहीं की, आपका एक भी क्वेश्चन बबल शीट पे नहीं अभी तक गया और आपका टाइम पूरा हो गया। मतलब आपने 200 के 200 नंबर लूज कर दिए अगर आप बबल शीट को एंड पे रखते हो। आपने ऐसा नहीं करना, जो क्वेश्चन आपने कर लिया उसको साथ साथ बबल शीट पे फिल करने हैं ताकि वो 1 नंबर तो आपका कंफर्म हो, जो आपको आता है, जो आपने कर लिया है, साथ आपने उसको बबल शीट में भी फिल कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हार्ड क्वेश्चंस है इनको एंड पे रखने का क्या मकसद है? इसके 2 मकसद है, आपने आराम से सुने। देखो, अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल है ना, अगर कोई क्वेश्चन हार्ड है और आप वहां पे स्टक हो जाते हो ना, क्या होता है कि आप उस पर स्ट्रेस लेते हो, आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। अब क्या होगा कि उस स्ट्रेस के बाद जो आगे इजी एमसीक्यू आएगा ना आपसे, वो भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है, जो हार्ड एमसीक्यूज है जहां पे आप स्टक हो सकते हो, आपने उनको बिल्कुल एंड पे आखिरी 10 एमसीक्यूज रखने हैं वो, ताकि अगर आप इन केस वहां पे स्टक भी हो जाओ तो आपने वहां पे स्टक होने से पहले पहले, आपने टेंशन लेने से पहले पहले, स्ट्रेस लेने से पहले पहले 190 एमसीक्यूज ठीक कर लिए हैं। अब अगर आप आखिरी 10 पे स्ट्रेस भी ले लोगे ना, कोई मसला नहीं होगा।
ठीक है, इसलिए आपने हार्ड एमसीक्यूज हमेशा एंड पे करने, कभी भी आपने स्टार्ट में हार्ड एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करनी। आपने पहले इजी इजी करने हैं, उसके बाद मीडियम करने हैं, उसके बाद आपने हार्ड करने हैं। इसके बाद आप में होनी चाहिए करेज, आप में होना चाहिए हिम्मत। कि सपोज करते हैं आप एमडीकेट देने गए, आप नम्स देने गए, पहले 4 क्वेश्चन सपोज इजी क्वेश्चन थे आपके, वो चारों या 5 क्वेश्चन, वो पांचों के पांचों गलत हो गए। इजी इजी क्वेश्चन से आपको आते थे, लेकिन आपके फिर भी वो गलत हो गए। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप 5 इजी एमसीक्यू गलत करने के बाद भी 195 मार्क्स ले सको। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर मैंने 5 गलत कर भी लिए, तभी मैं अपने आप पे इतना कंट्रोल रखूं कि मैं बाकी 195 ठीक करके हूँ। ये हिम्मत लेके आपने एमडीकेट वाले दिन पेपर में जाना है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे टाइम क्यों नहीं मैनेज होता, क्यों? क्योंकि आप एक क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हो कि ये मुझे नहीं आ रहा, पहले मैं इसको करूंगा तब आगे जाऊंगा। आपने ऐसा नहीं करना, आपने यही रूल फॉलो करना है, पहले इजी करने, मीडियम करने, हार्ड करने। इस रूल से आपका कभी भी टाइम का इशू नहीं होगा। आपको जो एमडी कैट के लिए टाइम मिल रहा है ना, वो बहुत ज्यादा है, मोर देन इनफ है। 3.5 आवर्स होने नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने आपको दिए हुए हैं। आपके जो 200 एमसीक्यूज है ना, इसके लिए जो ऑप्टिमल टाइम है वो 2.5 घंटे है। अगर आप आज से 3 या 4 साल पहले, जब मैंने एमडीकेट दिया था ना, हमें मिलते थे 200 एमसीक्यूज के लिए 2.5 घंटे, और हम 2 घंटों में अपना पेपर कर लेते होते थे। आपको मिल रहे हैं उन्हीं 200 एमसीक्यूज के लिए 3.5 घंटे, जो कि एक बहुत ज्यादा टाइम है। आप उससे पहले आराम से सॉल्व कर सकते हो, अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक है। और जो ठीक स्ट्रेटजी वो मैंने आपको बता दी है, जो आपने इंप्लीमेंट करनी है। अब आखिरी चीज, जो आपका फाइनल एमडी कैट या फाइनल नम्स होता है ना, वो आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस दिन तक बहुत से लोगों ने, 30-40 हज़ार लोगों ने पूरा पूरा सिलेबस पढ़ा होता है, पूरी पूरी रिवीजन की होती है। वो होता है आपकी नर्व्स का टेस्ट, कि उस दिन वो पेपर के जो 3.5 घंटे हैं, उस दिन कौन अपने आप पे कंट्रोल रखता है, उस दिन कौन अपने नॉलेज को यूज करके वो 2.5 घंटे में 200 एमसीक्यूज ठीक करता है और अपना एमडीकेट क्लियर करता है। तो ये 4-5 बातें आपने इनको नोट कर लेने, आपने इनको नम से पहले भी इंप्लीमेंट करना। अगर आप नम्स देने जा रहे हो, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ये 4 या 5 पॉइंट्स वहां पे इंप्लीमेंट करके वहां से बाहर निकलो, ताकि आप उस दिन जीत जाओ। आपने एक स्ट्रेटेजिक मूव वहां पे जीत लिया है कि आपने नम्स में इनकी प्रैक्टिस कर ली। अब जब आप एमडी कैट में इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो अगर आपका नम्स है, आपने ये 5 पॉइंट की वहां से प्रैक्टिस करके उठ के आना है, और आपने नम्स अपना जीत के आना है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।